हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदित्य एजुकेशन चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी परिचय। तो परिचय में इसको क्या है, देखिए इसका परिचय में बताया गया है कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ऐसा परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था या आकार, भौतिक गुण को बदल देता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि कोई पदार्थ हो, अगर एक पदार्थ दूसरे रूप में बदला तो फिर दूसरा पहला में आ जाए। जैसे बर्फ का गलना, तो बर्फ जब भी गलेगा तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये बर्फ है, बर्फ पिघला तब पानी बनेगा, अगर पानी को फिर से जमा दी तो फिर से क्या हो जाएगा, बर्फ है। यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, फिर दूसरा से पहले में आ जाता है, मतलब पहला से दूसरा में बदलेगा, फिर दूसरा से पहले में आ जाएगा, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी इसके दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जैसे उदाहरण दिया गया है कि बर्फ का गलना, पानी का जमना, पानी का वाष्प, ये तीनों जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्फ का गलना कौन सा परिवर्तन है, तो आप बता सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। पानी का जमना भौतिक परिवर्तन, पानी का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन। अब देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन में देखना है कि कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है, जैसे दूध है, तो दूध को अगर हम जमा दिए तो हो गया दही। क्या हो गया, दही। अब दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का अर्थ है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा, परंतु दूसरे से पहले में कभी नहीं आ सकते, मतलब जो भी वस्तु होगा उसको केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ रासायनिक संगठन गुण को भी बदल सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, यानी गुण को भी बदल। जैसे दूध का गुण कुछ और है, जब बदलेगा तो उसका गुण कुछ और हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, दूध का जमना, दही दहन, जंग लगना, कागज का जलना, इसमें कागज का भी जलना होगा। देखिए यहाँ पे आपको लिख कर दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर कागज का जलना भी होगा, कागज का जलना, कागज का जलना। यहाँ पर मोमबत्ती का जलना भी होगा, यानी मोमबत्ती का जलना भी होगा। तो बहुत सारा उदाहरण है जिसमें ये पहला नंबर वाला ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, दूध का फटना या दूध का जमना कौन सा परिवर्तन है, कोई या कौन सा अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि इसमें बताया गया है इसमें कि रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के सहायता से लिखा जाता है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसको रासायनिक समीकरण, जैसे रासायनिक अभिक्रिया को हिंदी में लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसको H लिख देंगे तो रासायनिक समीकरण। चलिए देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाए और इस पदार्थ के नए भौतिक रासायनिक गुण वाले पहले पदार्थ से भिन्न होते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर ले लिए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हम ले लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, प्लस यहाँ पर ले लिए ऑक्सीजन। तो ये जब आपस में क्रिया करेगा तो जल बनाएगा। तो परिभाषा क्या दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया की, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक, कम से कम दो होना चाहिए, तो दो पदार्थ है, इससे जो मिलकर बना ये नया पदार्थ बना, ये दोनों का गुण जो है इस गुण से अलग होता है। जैसे इसका गुण जो है आग लगा सकता है, इसका जो गुण है आग लगाने में काम करेगा, लेकिन इसका गुण दोनों से अलग है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे
बताया गया है, साफ साफ दिखाया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाता है और नए पदार्थ के भौतिक गुण पहले वाला से बहुत अलग होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया, देखिए। रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान देना है कि हमेशा हिंदी में ही लिखा जाता है। जिसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया गया है तो जल यानी पानी का निर्माण हुआ है, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक गुण हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग है। जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों से गुण पानी का अलग होता है। जैसे H और O2 लिखे तो H2 बना, तो इसको हम देखिए, इसको हम जो है हिंदी में नहीं, इसको हम संकेत में और सूत्र में परिवर्तन। जो H है हाइड्रोजन का संकेत है। ये अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे तत्व या परमाणु संख्या जो भी है, याद करने के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा। तो H जो है हाइड्रोजन का संकेत है, O2 जो है ऑक्सीजन का संकेत है, लेकिन H2 जो बना जल, इस सूत्र है जल का। तो इस संकेत और इस सूत्र की सहायता से लिख देंगे तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन इसको हिंदी में जब लिखेंगे तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे नीचे लिखा गया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बना, जल, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में जब भी लिखेंगे उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे उदाहरण दूसरा दिया गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला, कार्बन और ऑक्सीजन मिला था CO2 बनेगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो CO2 बनाएगा। अगर ये इंग्लिश में लिख दे तो इसे रासायनिक समीकरण कहेंगे, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देख लेते हैं कि और कुछ है नहीं है, तो अगला देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। दैनिक जीवन में क्या क्या हो सकता है, भोजन का पचना हो सकता है, लोहे पर जंग लगना, दही बनना, तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन यानी कोई भी व्यक्ति है अगर भोजन खाए तो पच ही जाएगा, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब दोबारा नहीं पच सकता है, दोबारा खाना पड़ेगा। लोहे पर जंग लगा, जिस लोहे पर एक बार जंग लग गया वो हम अब कभी नहीं छोड़ सकता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। दही बनना, जब दूध से एक बार दही बन जाएगा तो दही से कभी दूध नहीं बन सकता, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब पारी आता है कि रासायनिक समीकरण, क्या है। तो रासायनिक समीकरण भी देख लेते हैं इसमें कि रासायनिक समीकरण हम पहले भी बता दिए इसी वीडियो में कि रासायनिक समीकरण जो है संकेत और सूत्र से दर्शाया जाता है। जैसे अगर हाइड्रोजन लिखना हो तो हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे। ऑक्सीजन लिखना हो तो O लिखेंगे, ऑक्सीजन हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में दर्शा देंगे। इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र की सहायता से लिख दो, इसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। यानी कि इसमें जो बोल रहा है परिभाषा जो है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा या सूत्र के द्वारा दर्शाया जाए, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। उदाहरण में दिया गया आपका उदाहरण जो है, उदाहरण देखिए कि मैग्नीशियम के यहाँ लिखा है Mg, वायु मतलब ऑक्सीजन होता है, O2 लिखा है। दोनों आपस में रिएक्शन किया है, यानी कि Mg प्लस O2 आपस में जब रिएक्शन किया है तो इसमें बना है MgO। क्या बना दिया है, MgO। उसी तरह यहाँ पर दिखा दिया गया है कि Mg और O2 आपस में फिर तो MgO बना दिया है। तो देखिए, जो भी ये संकेत और जैसे Mg संकेत है, O2 संकेत है, MgO सूत्र है, तो सूत्र संकेत के द्वारा से दर्शा दिया गया है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर पे। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए कि कहता है ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, मतलब ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर H2 प्लस O2 लिख दिए तो बनेगा H2O। ये अभी असंतुलित है, असंतुलित में सिखाएंगे। तो तीर जो है, तीर के इस साइड जितना भी होता है इस भाग लेता है, तीर के उस साइड जो है इस सब भाग लेकर नया शब्द बनाता है, मतलब नया फल बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है। तो ये मान लीजिए तीर है, तो तीर के पीछे है O2 और H2, तो O2 और H2 आपका अभिकारक हो गया। तीर के उस साइड जो होता है हमेशा प्रतिफल या उत्पाद होता है, तो ये दोनों भाग ले रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि
जैसे में इसका जैसे में लिखा है कि आप पढ़े हैं पीछे कि Mg+O तो बनाएगा MgO, तो MgO ई हो गया आपका अभिकारक, MgO जो हो गया आपका हो गया प्रतिफल। तो ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बनाने से उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। कभी कभी उत्पाद को प्रतिफल भी लिखता है, प्रतिफल, तो उत्पाद को प्रतिफल से भी सूचित किया जाता है। तो ध्यान देना है अभिकारक और प्रतिफल में कभी मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए या कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एक बात बता देते हैं, चलो देखिए, जैसे Mg+O तो बनेगा MgO, जैसे यहाँ पर H2+O2 तो बनेगा H2O। तो तीर के इस साइड जो होता है ये अभिकारक होता है, हमेशा याद रखना। और तीर के इस साइड जो होता है उत्पाद या प्रतिफल होता है। इस साइड वाला अभिक्रिया में भाग लेता है, ये भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है। जैसे देखिए H2 और O2 भाग लिया है, अब भाग लेकर क्या बना दिया, नया प्रोडक्ट बना दिया, H2O बना दिया। तब इस तरह वाला का अभिकारक कहेंगे, इस साइड में अभिकारक, इस साइड में तो प्रतिफल कहेंगे। तो जो तीर के निशान है, तीर के निशान क्या दिखा रहा है कि अभिकारक और प्रतिफल को अलग कर रहा है। अभिकारक हो या प्रतिफल हो दोनों साइड प्लस का चिन्ह ही दिया जाता है। तीर जो होता है डायरेक्शन दिखाता है, मतलब दिशा दिखाता है किधर प्रतिफल है और किधर अभिकारक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो हो गया यहाँ पर पीछे में जो उदाहरण दिया था इसमें कि पीछे जो पढ़े हैं रासायनिक समीकरण की Mg+O2 वो होगा O तो बनेगा MgO। तो Mg और E अभिकारक हो गया, E क्या हो गया प्रतिफल। तो इसमें दिया है देखिए MgO का मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस दिया है आपका उत्पाद यानी प्रतिफल, अभिकारक में ये वाला होगा। तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे इसका विधि दिया गया है। तो इसमें बताया अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का निशान दिया जाता है। अभी बताए हैं कि मान लीजिए यहाँ पर H2 हो गया, यहाँ पर O2 हो गया, तीर के साइड में H2O बनेगा। तो ध्यान समझिए, इधर वाला अभिकारक हो गया, इधर वाला प्रतिफल, बीच में तीर का निशान दिया जाता है। लिखने का तरीका है, तीर की इस साइड को LHS बोलते हैं, बाई साइड, तो तीर के बाई साइड LHS होता है अभिकारक, और दाईं ओर उत्पाद यानी प्रतिफल होता है। अभिकारक के अणुओं के बीच धनात्मक का चिन्ह होता है। इसमें क्या चिन्ह होता है, धनात्मक है। अभिकारक हो या प्रतिफल हो दोनों साइड धनात्मक की चिन्ह लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आगे देखेंगे कि 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका हो गया आपका, यहाँ पर भी हो गया है, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि संतुलित और असंतुलित ढांचा समीकरण संतुलित और असंतुलित है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले संतुलित, देखिए संतुलित और असंतुलित का वीडियो एक अलग से डालेंगे जिसमें पूरा अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि संतुलित कैसे करें, असंतुलित कैसे करें। यहाँ पर केवल डिफिनेशन देंगे कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या समान हो। जैसे इधर Mg है, इधर O2 है, तो Mg कितना है 2, O2 कितना है 2, तो इधर भी जैसे यहाँ पर दिया गया देखिए कि Mg 2 है संख्या, O2 भी 2 है, तो इधर भी Mg 2 होना चाहिए और O2 भी 2 होना चाहिए। इसे संतुलित समीकरण कहेंगे। लेकिन असंतुलित में क्या होता है कि अभिकारक जो होता है और प्रतिफल जो होता है दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर भी दर्शाया गया है आपका कि ऐसा समीकरण जिनका अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु संख्या बराबर नहीं हो। जैसे इधर Mg 1 है, इधर Mg 2 है, इधर O2 2 है, इधर O 1 है, तो ये असंतुलित है। असंतुलित का एक वीडियो अलग से बनाकर डाल देंगे जो आप लोग देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए अब तो इसमें क्या है तो ये भी पढ़ लिए। अभी 8 नंबर देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को आपका संतुलित करना है, देखिए ध्यान से। तो संतुलित को हम अलग से वीडियो डालेंगे, बैलेंस इनबैलेंस सब सिखाएंगे उसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए तो ये भी है संतुलित करने की विधि जो आपको अलग से वीडियो डाला जाएगा।
ये सब संतुलित करने वाला है, जो अभी नहीं सिखाएंगे, एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें सिखाया जाएगा टोटल चीज़। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि संतुलित समीकरण के बाद अभिकारक और प्रतिफल, उत्पाद को प्रतिफल कहते हैं, रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को, संकेत को दर्शाया जाता है। संकेत याद रखना सबसे अच्छा बात है, एग्जाम में भी पूछ जाता है कभी कभी, ये आपको संतुलित करने में आसानी होता है। जैसे ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं जिसका संकेत एस होता है, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं जिसका संकेत एल होता है, गैस को गैस बोलते हैं जिसका संकेत जी होता है, जलीय विलयन का संकेत ए क्यू होता है। तो ये संकेत आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए। अब यहाँ पर बताया गया कि अभिकारक की परिस्थिति ताप, दाब एवं उत्प्रेरक तीर के ऊपर नीचे लिखते हैं। उत्प्रेरक जो होता है, ये दाब हो जैसे ये लिखते, मान लीजिए कोई, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लिए CaO प्लस CO2। अब यहाँ पर हो गया ऐसे, यहाँ पर हम सोचते हैं कि ऐसे ना लिखा, ऐसे CaOCO3 संगमरमर का सूत्र, इसको हम गर्म करें, तो गर्म जब करेंगे तो तीर के ऊपर ही लिखना है, चाहे गर्म करें इसको चाहे ठंडा करें इसको, तीर के ऊपर ही लिखना है, जिसे उत्प्रेरक बोला जाता है। तो चलिए देखिए, हो गया अभिकारक को गर्म करने को तीर के ऊपर त्रिभुज का चित्र या सस में लिखकर दर्शाया जाता है। अगर कोई चीज़ गर्म करना तो तीर के ऊपर त्रिभुज के चित्र अगर बना देंगे, त्रिभुज का चित्र, तो समझना है कि गर्म का चित्र है। अगर मान लीजिए ठंडा का चित्र लिखना हो तो चित्र नहीं होता है, ठंडा को ठंडा ही लिखना पड़ता है, प्रकाश को प्रकाश लिखना पड़ता है, लेकिन गर्म करने के लिए त्रिभुज का चित्र का सिंबल दिया जाता है, या गर्म हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो पढ़ना है बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़िए। यहाँ पर जो दिया गया है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित रूप से कम 7 से 8 होता है। एग्जाम में नहीं पूछा कभी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होता है, बस प्रकार पढ़ना है। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पहले समझ लेते हैं कैसे पहचानेंगे एग्जाम में। तो चलिए देखिए, संयोजन अभिक्रिया जो होता है, मान लीजिए ए और बी है, ए और बी, तीर के इस साइड में इसको जब बनेगा तो AB बनेगा। तो संयोजन में क्या होता है कि तीर के इस साइड दो परमाणु रहेगा या दो वस्तु रहेगा, इधर आकर एक बन जाएगा, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो रहेगा, इधर आकर एक बन जाएगा। पहचानने का तरीका है, जैसे H2 प्लस O2, इधर आकर बनेगा H2O। तो कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इस साइड दो गो है, इस साइड एक गो है। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि देखिए, जैसे Mg प्लस O तो बनेगा MgO। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया, इस साइड दो है, इस साइड एक है, तो यही दर्शाया गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक अभी बताएं, तीर की साइड होता है, तीर के मान लीजिए ये तीर हो गया तो इस साइड अभिकारक होता है। तो इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो पदार्थ मिलेगा और एक बनेगा, तीन भी मिल सकता है इधर, लेकिन एक ही बनाएगा। जैसे ध्यान समझिए, इस साइड में तीन भी हो सकता है, लेकिन इस साइड आकर एक ही बनेगा। जैसे यहाँ पर देखा गया AB मिलेगा तो C बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर दर्शाया गया CS लिखा है, जो ध्यान समझिए, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, इतना पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, S मतलब ठोस होता है, G मतलब गैस होता है, संकेत पीछे बताया गया वीडियो में। तो इस साइड है C और O2, तो इधर एक बना है CO2। CO2 क्या है? तो गैस है। G सिंबल है, G का मतलब गैस होता है, S मतलब ठोस होता है। अभी बताएं कि L मतलब द्रव, S मतलब ठोस, G मतलब गैस, A मतलब विलयन। तो ये सब चीज़ याद रखना है। इधर देखिए H2 है, O2 है, इधर दो गो है, इधर आकर एक बना। तो इस संयोजन अभिक्रिया पहचानने का तरीका है। संयोजन अभिक्रिया कभी भी पहचान करने के लिए आए तो समझ लेना, इस तीर के इस साइड जो होता है, तीर के इस साइड दो रहना चाहिए, या तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन इस साइड एक ही रहना चाहिए। अब देखते हैं अगला जब देखेंगे इसमें, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन का अर्थ क्या होता है? देखिए, इस तीर के इस साइड जो है, तीर के इस साइड एक रहेगा, मतलब तीर के पीछे एक रहेगा, लेकिन इधर आके दो बन जाएगा। देखिए, वियोजन में क्या होता है, एक से टूटकर दो बन जाता है, लेकिन संयोजन में दो से एक बनता है। मतलब संयोजन में जुड़ता है, इसमें टूटता है, ठीक है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, एक रहेगा दो में टूट जाएगा, हमेशा तीर की साइड दो भाग में ही टूटेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे,
तो यहाँ पर देखते हैं कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे इधर एक वो है, इधर दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना तीर के इस साइड एक ही रहना चाहिए। जैसे इधर FeSO4 एक है, ये ठोस है, इधर देखिए तीन बना। तो हमको इससे समझना है, क्या समझना है, ध्यान देना है कि तीर जो हमारा होगा, तीर के इस साइड अभिकारक होता है, अभिकारक के साइड में एक ही वस्तु रहेगा, लेकिन इस साइड कितनों भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, तीर के साइड एक रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हम संयोजन अभिक्रिया में आपको बताए हैं कि इधर Mg होगा, ध्यान समझिए, इधर Mg प्लस O2, तो बनेगा MgO। तो देखिए ये संयोजन हो गया, दो से एक बन रहा है, लेकिन हम लोग का वियोजन बनाना है, तो MgO इधर रहेगा, बाकी Mg प्लस O इधर हो जाएगा। तो ये हो गया हमको वियोजन, एक से दो भी बन सकता है, तीन भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं। अगला जो है इसमें आपका वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होता है। उसमें वियोजन जिसमें बताया गया उसमें द्वारा किया गया वियोजन, उसमें द्वारा मतलब गर्म करके तोड़ा गया है, जैसे CaO3। अब जो बताएं CaO3 चूना पत्थर के या संगमरमर का सूत्र है, इसको गर्म किया गया है, गर्म का सिंबल लिख सकते हैं तीर के ऊपर। तो CaO और CO2 में टूटा, तो इधर एक है, इधर दो है, तो वियोजन अभिक्रिया ही कहलाएगा, लेकिन उसमें ये कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बताया गया, देखिए इसमें यहाँ पे तो तीन प्रकार का, तो इसमें एक पढ़ लिए। अब विद्युत वियोजन, तो पहला में जो था उष्मीय वियोजन मतलब गर्मी के द्वारा तोड़ा गया, लेकिन इसमें विद्युत वियोजन में विद्युत मतलब करंट होता है, लाइन, इसमें लाइन के द्वारा तोड़ा जाएगा। विद्युत धारा प्रवाह करने पर होने वाला वियोजन, वियोजन मतलब टूटना। जैसे यहाँ पर देखिए H2O है, जल है, इसमें विद्युत धारा दिया गया है तो टूट गया है H2 और O2 में, ठीक है। तो अगर विद्युत धारा से अगर वियोजन हो रहा है तो उसे विद्युत वियोजन कहेंगे, ठीक है। विद्युत वियोजन का सबसे आसान तरीका है पहचानना। देखिए क्या है पहचानना, इसे पहचान करने का ओरिजिनल तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर आपका दिया है H2O, तो इधर होगा H2 प्लस O2। तीर के जो तीर है इसके ऊपर लिखा रहता है विद्युत धारा, तो जिसके तीर के ऊपर विद्युत धारा लिखा हो, तीर के ऊपर विद्युत धारा अगर लिखा हो तो समझना विद्युत वियोजन है। अगर तीर के ऊपर उष्मा लिखा हो तो उष्मीय वियोजन है। तो ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीर के ऊपर जो है देखिए लिखा है यहाँ पे, तो तीर के ऊपर देखना है, तीर के ऊपर अगर विद्युत धारा लिखा है तो विद्युत वियोजन होगा। अगला है प्रकाशीय वियोजन, इसमें प्रकाश की वजह से ही टूटेगा। तो प्रकाशीय वियोजन कहे या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो ध्यान देना इसको बनाना बहुत आसान है पहचानना। एग्जाम में आएगा अगर इस तरह से AgCl होगा, Ag और Br होगा, जो सिंबल है S मतलब ठोस होता है, S मतलब ठोस, G मतलब गैस होता है। तो सूर्य के प्रकाश, जिस तीर के ऊपर सूर्य के प्रकाश लिखा हो उसे प्रकाशीय वियोजन कर देना है। सिंपल सा पहचानने का तरीका, जिस तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश लिख दिया हो उसका प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 15 नंबर पे ध्यान देते हैं। आगे विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया, चलिए देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जो है यहाँ पर बताया गया है विस्थापन अभिक्रिया में कि विस्थापन का मतलब होता है अलग होना। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व काम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक विस्थापित कर देता है। मतलब इसमें कुछ नहीं है, बस इसको याद रख लेना है। क्या देखिए, अगर इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा आपको सादा पेज पर बता देते हैं। यहाँ पर A प्लस BC है, तो विस्थापन का अर्थ होता है कि विस्थापन मतलब स्थान चेंज कर देना है। कैसे स्थान चेंज करना है, देखिए A के जो है B संग गुणा करना है, यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पे A जो है B साथ गुणा है, ध्यान समझिए। विस्थापन अभिक्रिया में ध्यान से समझना है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया समझना बहुत जरूरी है। तो विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं इसको। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया में A को B से गुणा होगा तो यहाँ पर AB हो जाएगा प्लस C अलग हो जाएगा।
तो इसी को विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे कि ए और बी, ए प्लस बी सी है तो ए बी में गुणा करते तो ए बी हो गया, सी को अलग करते हैं, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहचानने का सिंपल तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, बहुत आसान है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया से साफ साफ स्पष्ट हो कि इसमें एक ही रहेगा, जैसे एफ और CO2। एकल विस्थापन अभिक्रिया में इस प्रकार का अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान समझिए, यानी एक स्थान ही चेंज होगा। जैसे एफ जो है यहाँ पर आएगा और CU जो है अलग हो जाएगा। जैसे एफ है तो CU को हटा देगा, इसके जगह पे एफ हो जाएगा। जैसे FeSO4 हो जाएगा, C अलग हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, अलग। तो यही तक दिखाया गया है, बस और कुछ नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे है, देखिए यहाँ पर भी उदाहरण देख सकते हैं। ZN जो है CU के जगह आएगा, CU अलग हो जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका है। आगे द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में दो स्थान चेंज करेगा। द्विविस्थापन मतलब दो स्थान, वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर। यहाँ पे देखिए 16 नंबर द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर दो स्थान चेंज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे Na2SO4 BaCl2, तो यहाँ पर दो स्थान चेंज है। देखिए Na जो है Ba के जगह पे आया है, Ba जो है Na के जगह पे गया है। तो ये सब समझना है, आप लोगों को समझना है, ठीक है, कि Na जो है Ba के जगह होता है। तो Na जो होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे कितना स्पष्ट है। Na जो है Ba के जगह पे, यानी कि BCl2 होगा, यानी कि B जो है, ध्यान समझिएगा, Ba जो है Na के जगह आएगा, यानी कि Na जो है Na हट जाएगा, इसके जगह Ba आएगा, तो BaSO4 होगा। हाँ, Na यहाँ पर NaCl2 होगा। तो ये दिया गया है, तो आप लोगों को समझना है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है इसमें ऊष्मा तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी 17 नंबर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि इसमें बताया गया है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो जिस अभिक्रिया के उत्पादन के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब वो अभिक्रिया जिसमें उत्पादन यानी प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, उसको धनात्मक के चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो इस आपका उदाहरण देख लेना है और समझ लेना है, मेन रूप से इसका परिभाषा याद रखना है। अगला जो है इसमें ऊष्मा शोषी, ऊष्मा जिसमें ऊष्मा को सोख लेता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो उन्हें ऊष्मा शोषी कहा जाता है। ये ऋण आवेशित होता है, ध्यान देना है। ऊष्मा क्षेपी प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, चिन्ह याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे उपचयन क्या है। उपचयन जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ता हो और हाइड्रोजन घट जाता हो। ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घट जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वृद्धि कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन कभी नहीं है, केवल इसमें ऑक्सीजन वृद्धि करेगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। आगे अपचयन, अपचयन का जस्ट उसका उल्टा होता है। उसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा था, इसमें हाइड्रोजन बढ़ेगा। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन हट जाता है, हाइड्रोजन उसके जगह पे जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। इसको भी याद रखना। अक्सीकारक अब देखेंगे। अक्सीकारक क्या है। अक्सीकारक जो होता है ऑक्सीडेशन एजेंट्स, तो इसको पढ़ेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे अक्सीकारक कहते हैं। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे अक्सीकारक कहते हैं, अर्थात वह पदार्थ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अक्सीकरण जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, ओजोन, ये सब इसका उदाहरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे इसका कि अपचायक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा को याद रखना है। अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। देखिए ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ता है, देखिए ध्यान से, इसमें जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो ये दोनों बात याद रखना है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या है। 19 नंबर है कि अपचायक क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक बोलते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्यागता है। ये भी पीछे पढ़े हैं, 2 बार दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे मेन इसमें है रेडॉक्स अभिक्रिया, जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो, जब कोई अभिक्रिया अपचयन अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको दिया गया उदाहरण जो समझ लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसमें कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, दैनिक जीवन में क्या क्या देख सकते हैं आप प्रभाव। तो सबसे पहले तो संक्षारण देखते हैं। संक्षारण का अर्थ होता है किसी लोहा पे या किसी बगैर चीज पर जंग लग जाए, इसे संक्षारण कहते हैं। जब कोई वस्तु नमी का मतलब मिट्टी में रखा हो, वायु पानी अम्ल हो, पानी के संपर्क में हो, हवा के संपर्क में, जैसे मान लीजिए लोहा रखा है, जहाँ पर लोहा रखा है मिट्टी की जमीन पर रखा होना चाहिए और मिट्टी गीला होना चाहिए, वहाँ पर हवा बहना चाहिए तो लोहा में जंग लग जाएगा। ठीक है, तो संपर्क में आती है तो धातु संचरित कमजोर हो जाती है। जैसे लोहा पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ जाना, तांबे पर हरी परत चढ़ जाना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि लोहे पर जंग लगना कौन सा क्रिया है, तो संक्षारण। चांदी पर काली होना संक्षारण। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। यानी कि यहाँ पर बताया संक्षारण धातु को पैट को मिश्रित धातु बनाकर अन्य धातु की परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। यानी धातु को अगर मान लीजिए कि जंग लगने से बचाना तो उस पर पेंट वगैरह करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। जस्ता के पेंट मार सकते हैं, इसे जस्तीकरण कहेंगे। 21 नंबर में है आपका कि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है कि विकृत गंधित क्या है। यानी कि खाद्य पदार्थ गंध क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई खाना है खराब हो जाता है, उसे गंध आता है। जैसे वासा युक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है, जिसके स्वाद गंध परिवर्तन। जैसे मान लीजिए वासा युक्त तेल वाला जो भी पदार्थ बनता है, चाहे पकौड़ी हो या कुछ और हो, तो रख देने के बाद कुछ देर के बाद उसमें से गंध आने लगता है, खट्टा या कुछ भी। पनीर कुक रखने पर विकृत गंध आता है। तो कोई भी वासा युक्त हो, वासा युक्त मतलब तेल वाला जो भी भोजन हो, कुछ देरी के बाद उसमें से गंध आने लगता है, जिसे हम विकृत गंधित कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधित कहते हैं। यहाँ पर देखना है जब गंध आ रही तो उसको रोका जाए कैसे, रोकने का उपाय, ठीक है ना, उसको रोकने का उपाय। खाद्य पदार्थ को वायुरोधिक बर्तन में रखना चाहिए, मतलब ऐसा बर्तन में रखना चाहिए जहाँ पर हवा ना हो। ठीक है, यदि उसका एक मिलता है बॉक्स जिसमें हवा, जैसे फ्रिज हो गया, ठीक है ना, खाने का प्रतिस्थान। आलू चिप्स पैकिंग ऑक्सीजन की जीवन नाइट्रोजन गैस भर सकता है। आलू चिप्स के पैकेट जो होता है, जो भी चिप्स का पैकेट होता है, उसमें हम लोग का जीवन नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। खाद्य पदार्थ को भोजन के सीधे सूर्य के प्रकाश में संपर्क से बचा कर रखते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश से भोजन को बचा कर रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज का उपयोग कर देंगे तो खाना बहुत बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसे ये जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे नेक्स्ट डे में, जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट डे में चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद।